एटम्स का स्ट्रक्चर समझना साइंस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, इसलिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में अपने कुछ मॉडल्स दिए, जैसे जॉन डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील बोर। तो हेलो डियर बच्चा गैंग, कैसे हो तुम लोग? आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का टॉपिक नंबर 2 मॉडल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो इसी टॉपिक से आते हैं। ओके, तो एटॉमिक मॉडल्स, लेट मी सेलेक्ट पेन। और उससे पहले अपन थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अपन ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो अपन ने डिस्कवरी पढ़ी थी, ठीक है। उससे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि जॉन डाल्टन थे। अगर तुम लोग पिछली वीडियो नहीं देख के आए हो तो तुम यहाँ ये चीज देख सकते हो कि जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बोला था कि जो एटम है ना, एटम जो है वो इनडिविजिबल एंटिटी है, ठीक है, मतलब तुम उसको और से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी का एंड आया, जैसे ही 19th सेंचुरी का एंड आता गया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अलग अलग डिस्कवरीज दी और उन्होंने कहा कि जो एटम है उसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था उसको बोला गया था कि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये बोला गया था कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो अनचार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज, इसलिए उसको न्यूट्रॉन्स बोला गया है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था और उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू दे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जे थॉमसन। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी ई गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। फिर अपन ने देखा न्यूट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन था उसकी डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। अब हम पढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन इन एन एटम, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है। जैसे ही नॉलेज आता गया साइंटिस्ट को कि भैया, मतलब जैसे जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबकी डिस्कवरी कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जैसी डिस्कवरी हुई तो उसका नॉलेज आता गया साइंटिस्ट के पास। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, एटम के मॉडल्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एटम के मॉडल्स हैं जो कि तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आएंगे एग्जाम में। तो एक तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, देन बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो अपन सबसे पहले तो थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे भैया कि उन्होंने क्या मॉडल दिया था। द मोस्ट ट्रस्टेड एंड साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड मॉडल ऑफ एटम विच इज अडॉप्टेड दीज डेज। लेकिन आजकल जो मॉडल एक्सेप्ट हो रहा है ना वाइडली, वो कौन सा है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जो तुम लोगों को पढ़ना है हायर क्लासेस में, मतलब 11th-12th में। तो देखो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब इनके जो एटॉमिक मॉडल है ना, उसको बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, अब भैया ये क्या चीज है, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले मैं पहले ओवरव्यू देती हूँ उसका, उससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा तरबूज, ठीक है। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? तरबूज। चलो अपन सर्कल ले लेते हैं, शेप्स, सर्कल। ओह वाओ, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जैसे ये वाटरमेलन है, ठीक है, तो वाटरमेलन का एक तो रेड पार्ट होता है, तो उन्होंने कहा था कि वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है, ठीक है। इसको अपन एक बार देख लेते हैं कि कलर कहां से कर सकते हैं इस रेड पार्ट को।
अब ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ये वाटरमेलन है, ठीक है। वाटरमेलन में होता है ये रेड पार्ट और इसमें सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ठीक है। मैंने ब्लैक सीड्स ऐसे बना दिए, ये ब्लैक सीड्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है। वाटरमेलन के सीड्स है। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेड रेड पल्प वाला पार्ट है ना, ये जो पल्प वाला पार्ट है, उन्होंने कहा कि ये जो रेड पल्प वाला पार्ट है, एटम भी वैसे ही दिखता है, ठीक है। एटम कैसा होता है, उन्होंने बोला एटम ऐसे स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इस जैसे वाटरमेलन स्फेरिकल है तो स्फेरिक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नहीं वो तो ओवल है, लेकिन ठीक है उन्होंने ऐसे ही समझाया था जैसे वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन में क्या होता है, जो रेड पार्ट होता है पल्प वाला पार्ट, तो उन्होंने कहा कि एटम में वैसे ही मोस्टली स्पेस जो होती है वो होती है प्रोटॉन की। जैसे वाटरमेलन में ये जो पल्प वाला रेड रेड पार्ट होता है, ठीक है, उन्होंने उसको बोला कि ये है एटम का प्रोटॉन, ठीक है। ये पूरा प्रोटॉन वाला पार्ट है। और जो ब्लैक सीड्स होती है ना, उन्होंने बोला कि ये होता है एटम में इलेक्ट्रॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन, जो ब्लैक सीड्स है उन्होंने बोला कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज दिखता है, जैसे वाटरमेलन दिखता है, उसी तरीके से एक एटम दिखता है। जिस तरीके से जो वाटरमेलन होता है, उसका जो पल्प वाला रेड रेड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन में ये जो ब्लैक सीड्स होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ऐसा बोला था उन्होंने कि जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है, उस रेड पार्ट, उस पल्प में जो सीड्स होती है, ब्लैक सीड्स, वो एम्बेडेड होती है। उसी तरीके से एटम होता है, एटम में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है, जो पूरा स्पेस है, वो प्रोटॉन ऑक्यूपाई करता रहता है, ठीक है, करके रखता है। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना। और उसमें मतलब पूरे प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं ना, मतलब धसे हुए होते हैं कहीं। तो ऐसे उन्होंने बोला। लेकिन ये जो मॉडल था ना, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। ये जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो भैया देखो, अपने को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। मैंने लिख दिया -1, मैंने लिख दिया +1, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब थॉमसन ने चलो एक चीज हमें समझाई थी, उन्होंने एक चीज समझाई थी कि जो एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थॉमसन ने अपने को एक चीज सिखाई थी कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ठीक है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के एकदम पास पास रहने लग गए तो वो एक दूसरे को एकदम कैंसिल आउट नहीं कर देंगे और एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर तुम उसको पास में ले आओगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे को पूरे तरीके से कैंसिल आउट ही कर रहे ना। तो एटम क्या होगा, स्टेबल रह नहीं पाएगा, उसको कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, इसलिए इनका मॉडल जो था वो डिस्कार्ड हो गया था। सो इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वाटरमेलन में जो पल्प वाला पार्ट होता है, उसी तरीके से एटम होता है। एटम में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। जस्ट सेम एज सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। और जो वाटरमेलन में जो ब्लैक सीड्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं उस पल्प वाले पार्ट में। उसी तरीके से एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस प्रोटॉन ऑक्यूपाई करता है और प्रोटॉन के अंदर, ठीक है, प्रोटॉन के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो बस यही चीज थी जो उन्होंने बताई थी। फिर इसके बाद आगे देखते हैं अपन। सो ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी, उन्होंने ये बोला था कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन होता है, मतलब किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, बट couldn't able to explain other scientific experiments, ठीक है, conducted on atom, hence it was discarded। लेकिन ये डिस्कार्ड हो गया था क्योंकि आगे भी और साइंटिस्ट आए और तुम्हें पता लगेगा कि अरे उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीजें बता दी जो थॉमस तो कुछ बता ही नहीं पाए, ठीक है, उतना बता ही नहीं पाए। ओके, लेकिन हाँ ठीक है, थॉमस को तुम ऐसा नहीं कि तुम गालियां देने लग जाओ, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इन्वेंशन की शुरुआत किसी ना किसी से होती है। उन्होंने एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा, तभी जाकर आज इतने सक्सेसफुल एटम के मॉडल्स आ पाए, ठीक है। तो अगर ये स्टार्ट नहीं करते तो हो सकता था कि बाकी साइंटिस्ट अपने मॉडल्स नहीं पेश कर पाते, इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो उन्होंने एक बेस जरूर प्रोवाइड किया है ना, तो उनको गालियां मत देना। चलो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन, ये वाटरमेलन है, इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, जो पल्प वाला पार्ट है वो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है। फिर आए रदरफोर्ड,
ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने क्या किया था, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी 11th क्लास के हिसाब से भी, है ना। इन हिज फेमस अल्फा रे, है ना, ये ए नहीं है भैया, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये अल्फा क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज होता है 2+, मतलब जैसे हीलियम का चार्ज 2+ होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम जैसा होता है, ठीक है, ये लेकिन बहुत रिएक्टिव है। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज और मास होता है वो हीलियम डाई पॉजिटिव एटम के बराबर होता है। इसका मास होता है 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में अच्छे से बताया था। तो अल्फा पार्टिकल्स का भैया मास होता है 4 AMU और इस पर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, है ना, डाई पॉजिटिव, और ये भारी होते हैं ना। इन हिज फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बम्बार्डेड मतलब ऐसे स्कैटरिंग कराना, ऐसे फेंकना, ठीक है, जैसे तुम लोग मेरे सामने खड़े हुए, मेरे हाथ में बहुत सारे एप्पल्स है ना, तुम बोल रहे हो मैम प्लीज हमको दे दो, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बम्बार्डिंग कर रही हूँ, फेंक फेंक के मार रही हूँ तुम्हारे ऊपर एप्पल्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बम्बार्डिंग करना। अल्फा रे, तो उन्होंने अल्फा रे मतलब अल्फा पार्टिकल्स का पूरा झुंड बेटा, है ना, अल्फा पार्टिकल का पूरी जो रेस थी उसको उन्होंने बम्बार्ड कराया अपॉन द थिन गोल्ड फॉइल, एक थिन मतलब बहुत पतली गोल्ड फॉइल पर, ठीक है, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो होती है, गोल्ड जो होता है वो बहुत मैलिएबल होता है, ठीक है, गोल्ड बहुत मैलिएबल होता है, तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से गोल्ड सही था, है ना, इसलिए। चलो, ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, मतलब ऑब्जर्वेशंस ली एक्सपेरिमेंट के दौरान। उससे पहले मैं तुमको उनका एक्सपेरिमेंट दिखा देती हूँ कि उन्होंने किया क्या था। यहाँ पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स थे, उन्होंने इसको इस तरीके से रखा हुआ था बंद करके, है ना, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था कोई सा जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में से निकलते हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने इसकी स्कैटरिंग कराई, तो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने 3 चीजें नोटिस करी। क्या 3 चीजें उन्होंने नोटिस करी, पहली चीज, फर्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे ना वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, मतलब उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं करी, वो गए और दूसरे साइड चले गए, ऐसा हुआ। दूसरी चीज उन्होंने ये नोटिस करी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से, मतलब गए और बस थोड़े से ऐसे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और बहुत कम, मतलब बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बेटा जैसे नाक की सीध में गए बेटा वैसे ही नाक की सीध में आ गए, है ना, मतलब मान लो तुम्हारे सामने किसी ने खली को खड़ा कर दिया, तुम जैसे गए उससे टकराए और तुम 180 डिग्री पे, मतलब वैसे ही तुरंत स्ट्रेट एकदम बैकवर्ड आ गए, ठीक है, तो ऐसा हुआ। और पता है इतने कम पार्टिकल्स आए, 12,000 में से सिर्फ एक, हर 12,000 पार्टिकल में से, हम इतने सारे पार्टिकल पास कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो सिर्फ क्या बोल रही हूँ, 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल, हर 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल था जो स्ट्रेट गया नाक की सीध में, बेटा स्ट्रेट ही पीछे आ गया, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, और हाँ ऑब्जर्वेशंस ये है ना, अभी जो अपन आगे पढ़ेंगे वो कंक्लूजन है, तो उन दोनों में ऐसे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, पता चला कि तुमसे ऑब्जर्वेशन पूछो और तुम कंक्लूजन लिख के आ गए, है ना। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास हो गए, ओके। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए ना। फिर 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, और 12,000 में से हर 12,000 में से एक पार्टिकल रीबाउंड हुआ, मतलब जैसे गया वैसे ही स्ट्रेट वापस आ गया। इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, जैसे मान लो ये जैसे स्टूडियो है ना, ये रूम है और मैं बीच में खड़ी हुई हूँ, है ना, अब तुम्हें भैया पता करना है कि इस रूम में कितनी एम्प्टी स्पेस है ना, कितना हैवी मास है, ये सब। अब मान लो ये रूम में यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर तुम सामने से एप्पल्स फेंक रहे हो, और जो ज्यादातर एप्पल्स थे ना वो एकदम मतलब बिना डाइवर्ट हुए चले गए, क्रॉस हो गए, ठीक है। कुछ एप्पल्स थे जो थोड़े स्मॉल एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, और बहुत कम एप्पल्स थे जो जैसे एकदम सीध में आए वैसे ही सीध में वापस चले गए। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि इस रूम में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है,
एम्प्टी स्पेस ज्यादा है कैसे पता चला? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्पल्स जो थे वो यहाँ पे सीधे आए और वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बस चले गए, क्रॉस कर दिया उन्होंने पाथ को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर एप्पल्स पाथ क्रॉस कर पाए। इसका मतलब ये कि ज्यादातर एम्प्टी स्पेस थी रूम में। ठीक है, दूसरी चीज बहुत कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट कर पाए, है ना। इसका मतलब हैवी मास जो है वो एटम में बहुत कम है और कहीं इकट्ठा है। ठीक है, नेक्स्ट, कंक्लूजन्स मेड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, अब रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन्स दिए थे उसको अपन अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। सो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस। अब देखो इससे तुम्हें क्या समझ में आया? इससे तुम्हें ये समझ में आया कि जो एटम है उसमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। एम्प्टी स्पेस ज्यादा है इसलिए जो ज्यादातर पार्टिकल्स हैं वो उसको एकदम क्रॉस करके चले गए, है ना। अगर यहाँ पर कोई खड़ा होता तो ये टकराते ना, तो ये क्रॉस करके क्यों चले गए, है ना। क्रॉस करके गए मतलब यहाँ खाली स्पेस थी, खाली स्पेस नहीं होती तो वो टकरा के बाउंस बैक होते, बट वो नहीं हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उनका कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो एटम में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। ओके, एटम कंटेन्स सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मतलब एटम में ना बीच में, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है। ऐसा कंसीडर करो, न्यूक्लियस पता कितना छोटा होता है, जैसे एक फुटबॉल ग्राउंड है ना। और मान लो एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसको एटम कंसीडर करो और उसके बीच में तुम फुटबॉल रख दो, वो फुटबॉल न्यूक्लियस है। तो सोचो न्यूक्लियस मतलब एटम के मुकाबले कितना छोटा होता है। ठीक है, सो एटम कंटेन्स सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मतलब एटम के बीचों बीच, है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, इसलिए तो वो पॉजिटिव है। Because few alpha particles suffered deflected and very few, that is 1 in 12,000 bounced back। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो जो उस न्यूक्लियस के साइड से टकराए होंगे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए होंगे, लेकिन जो न्यूक्लियस से एकदम सेंट्रली बीचों बीच टकराए होंगे वो बेटा जैसे गए वैसे ही अपनी बेइज्जती करा के वापस आ गए होंगे। यही हुआ होगा, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन है ना। नेक्स्ट, since a minute fraction of alpha particles suffered deflections and very few bounced back, this lead to conclusion that most of the space of an atom is empty। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम में वो एम्प्टी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे सीधे चले गए, है ना, बाउंस बैक नहीं हुए। And the space occupied by nucleus is negligible compared to this empty space। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एक एटम में वो नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो कंसंट्रेटेड भी है, मतलब भारी है। एटम का जो मेजर मास है, मतलब एटम का जो पूरा मास है एक्चुअली वो न्यूक्लियस के पास ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास उतना मास है ही नहीं, है ना। प्रोटॉन का जो मास होता है, मतलब प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम होता है ना। और अपन ने पिछली क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, नहीं, प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1840 टाइम्स होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस वाज अबाउट 10 टू द पावर -5 टाइम्स दैट ऑफ साइज ऑफ एटम। मतलब जो एटम है वो न्यूक्लियस के मुकाबले 10 टू द 5 टाइम्स बड़ा होता है। 1 2 3 4 5 10,000 गुना। ठीक है, तो एटम जो होता है वो न्यूक्लियस के मुकाबले 10,000 टाइम्स बड़ा होता है। होल ऑफ द एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और एटम का जो पूरा मास होता है वो न्यूक्लियस में इकट्ठा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास होता नहीं है, जो भी मास होता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही होता है। ओके, तो भैया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? यहां से अपने को एक कंक्लूजन आया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने। फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। देयर इज पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम। तो रदरफोर्ड ने बोला कि एटम में एक पॉजिटिवली न्यूक्लियस होता है, मतलब एक न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। नियरली ऑल द मास रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। उन्होंने ये बोला
कि न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। न्यूक्लियस को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रल चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। तो जो भी चार्ज है वो किसकी वजह से आ रहा है न्यूक्लियस पर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने ना ये चीज बोली थी कि ये न्यूक्लियस है और ये पूरा एटम है ना। अब रदरफोर्ड ने ये चीज बोली थी इसको और छोटा बना लेना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। और छोटा होता है, लेकिन मैंने इतना ही छोटा बनाया, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे भैया, उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसे 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 घूमते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। ऐसा किसने बोला, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रिवॉल्व करते, चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के, है ना, रिंगा रिंगा रोजेस। चल, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये अपन ने पढ़ ही लिया था कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के साइज से कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, है ना। अब रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे भैया? So according to Rutherford, electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits, but electrons being charged particles will lose their energy and finally will fall into the nucleus. लेकिन रदरफोर्ड ने भैया क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब तुम भी अगर चल रहे हो तुम्हारी एनर्जी जा रही है कि नहीं, तुम थक रहे हो कि नहीं, जैसे मैं भी बोल रही हूँ तो एनर्जी जा रही है, ठीक है, तुम भाग रहे हो तो भी तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो रही है। वैसे ही अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो भी अपनी एनर्जी लूज करेंगे। और अगर वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके पास एनर्जी नहीं बचेगी रिवॉल्व करने की और वो आ जाएंगे न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस के ऊपर वो फॉल डाउन हो जाएंगे और इस तरीके से तो पूरा एटम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है अगर वो मिल गए तो भैया एटम को तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि एटम अगर कोलैप्स हो रहा होता तो अपन जिंदा नहीं होते, है ना, या फिर यहाँ पर कोई चीज होती नहीं है ना, ये टेबल कुर्सी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल। तो ये चीज तो भैया एटम को अनस्टेबल बना देगी, तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड व्हिच वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो ये मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का जो वो समझा नहीं पाए थे। So to overcome drawbacks of Rutherford's model, Niels Bohr in 1912 proposed a modified model of structure of an atom. ठीक है, अब रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए नील बोर ने 1912 में मॉडिफाइड मॉडल दिया, मतलब कुछ चेंजेस किए इनके मॉडल में। मॉडल वही था, है ना, रदरफोर्ड का मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, तो मॉडल रदरफोर्ड का ही था, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ कुछ चेंजेस लाए। अब क्या चेंजेस लाए वो अपने को नील बोर के मॉडल में पढ़ना है। ये थैंक यू स्लाइड क्यों आ गई, चलो मैं नील बोर का यहां पर बता देती हूँ। नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो नील बोर ने ये चीज बोली थी, पहले उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, वो रिवॉल्व तो करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in fixed
एनर्जी फिक्स्ड एंड डेफिनेट एनर्जी नहीं, ऑर्बिट्स। इन्हीं ऑर्बिट्स को बोला गया एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल। ठीक है, तो नील बोर ने क्या किया, उन्होंने जो रदरफोर्ड ने बोला था, है ना, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, तो उन्होंने इसकी स्टेबिलिटी बता दी थी। क्या स्टेबिलिटी बता दी थी? उन्होंने बोला, नील बोर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं। ये बात सही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो रदरफोर्ड ने बोला था, इनने क्या बोल दिया फिर, अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब क्योंकि उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो जो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो अपनी रेडिएंट एनर्जी लूज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी मतलब रेडिएंट नहीं करते, सॉरी, एनर्जी लूज नहीं करते हैं। ठीक है, सो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एंड डेफिनेट ऑर्बिट्स। और इन फिक्स्ड और डेफिनेट ऑर्बिट्स को बोला जाता है एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन की कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो एक डेफिनेट शेल में या फिर डेफिनेट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। उन डेफिनेट ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वो एनर्जी, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करता है। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्बिट्स को उन्होंने बोला एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स। ओके, ये एटॉमिक मॉडल्स हमें ये समझाते हैं कि साइंस इवॉल्व होती रहती है, और जैसे ही कोई नए एटॉमिक मॉडल्स आते जाते हैं, तो हमें एटम की डेप्थ के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता चलता जाता है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।